ओम सभी को ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत दिव्य प्रकाश आर्य जी का, योग शिक्षक हैं आप। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है, डायबिटीज का प्राकृतिक रूप से कैसे हम इलाज कर सकते हैं। आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है इसके बारे में आज बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी जी से, आपका परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो आपको जानते हैं, पहले भी आ चुके हैं हमारी कक्षा में, लेकिन कई साधक नए हैं, उनके लिए अनिल जोशी। एवं सभी को नमस्कार। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में डॉक्टर दिव्य प्रकाश जी अपनी बात रख रहे हैं। आप का जो विषय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो फिगर्स आ रही हैं कि जो भारत में 2% डायबिटिक पेशेंट्स हुआ करते थे, अब वो संख्या बढ़कर पिछले 50 वर्षों में 2 से 20% हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उसको भी फिर हम प्राकृतिक रूप से, क्योंकि एलोपैथी के अंदर जैसे ही किसी बीमारी के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो ज्यादातर बीमारियों में ये हो जाता है, लाइफस्टाइल डिजीजेज में, कि आपको पूरा जीवन भर आपको दवाइयाँ लेनी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय को, महत्वपूर्ण बीमारी जो कि सब लोगों को बहुत बड़ी संख्या में त्रस्त कर रही है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये विषय आज आपका है। आप का जो जीवन परिचय है वो भी बड़ा एक स्थान से एक एक प्रकार की जो जीवन शैली है उससे दूसरी प्रकार की जीवन शैली में परिवर्तन है। आप मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस थे, worked almost 18 years as a Unix administrator in various MNCs, multinational companies, HCL, Citibank, Polaris, and finally Ericsson. और अभी थोड़े दिन पहले ही आप रिटायर हुए, 29 मई 2023 को। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में जो एक आध्यात्मिक लक्ष्य तय किए, उस हिसाब से आप गुरुकुल आचार्य महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में भी ज्वाइन किया आपने, और कई विषयों में आपने ये महसूस किया कि मैं इन विषयों के साथ अब कोशिश करूंगा कि इन विषयों को इन्होंने सीखा बड़ी इस आयु में भी। एंशिएंट वैदिक साइंस, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पतंजलि अष्टांग योग एंड मेडिटेशन, साइंस ऑफ गर्भाधान संस्कार, बड़ा अलग सा विषय है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण विषय है। नेचुरल लाइफस्टाइल एंड आयुर्वेद, जिससे आज आज हम परिचित होने वाले हैं। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम आरोग्यम इंस्टीट्यूट, सर्टिफाइड योगा मास्टर। तो ये जो सात सात आठ विषय हैं, जिनको जो बड़े महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, उन विषयों के ऊपर आपने अध्ययन किया, और अब तो सर्टिफाइड योगा टीचर के रूप में आपने 500 से अधिक घंटे उसका अध्ययन किया है। तो योग के विभिन्न आयामों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और शायद जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उस दृष्टि से आप विशेष रूप से न्याय कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारी कक्षा में आकर विषय लिए थे। तो मैं पुनः एक बार डॉक्टर दिव्य प्रकाश, आदरणीय दिव्य प्रकाश आर्य जी का स्वागत करता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना व्याख्यान। दिव्य प्रकाश। सभी सदस्यों को नमस्ते, सभी को जय श्री राम। आज हम जो चर्चा है डायबिटीज़ पर, इसे दोनों तरफ से हम करेंगे। कुछ प्रश्न मेरे भी आपसे होंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा। चर्चा के माध्यम से
इस पर जानने का प्रयास करेंगे इस विषय को, तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न सभी सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूँ, या तो अनम्यूट करके आपको उत्तर देना है या फिर लिखकर कमेंट बॉक्स में आप मुझे उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति अगर जीवन में कभी भी मीठा ना खाए, वह मीठे का त्याग कर देता है और उसके अलावा वो सारे तरह से भोजन करता है, बस मीठा नहीं खाता, तो क्या संभावना है कि उसको जीवन में कभी डायबिटीज हो जाए? अनम्यूट करके उत्तर दीजिए या फिर चैट बॉक्स में अपना उत्तर आप लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति मीठा नहीं खाता तो क्या उसे डायबिटीज नहीं होगी कभी भी? हो सकती है सर। डायबिटिक हो सकती है। डायबिटिक बहुत होने का सकती है रीजन केवल मीठा नहीं होता है। देयर इज लॉट ऑफ टेंशन इन द माइंड, जो लाइफस्टाइल है उसमें होता है, तो उससे भी डायबिटिक हो सकता है। थैंक यू। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आइए आप लोग। आई एग्री विद इट। जी जी जी। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि मीठे का हमारी सनातन संस्कृति में कितना महत्व है। तो अगर हम प्रयास करते हैं समझने का, तो हमें समझ में आता है कि हमारे जो भोजन है उसको आयुर्वेद में कंप्लीट भोजन तभी माना गया है जब उसमें 6 के 6 रस होते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कसैला, नमकीन, ये 6 के 6 रस अगर हमारे भोजन में है तो वह कंप्लीट भोजन है। और इन 6 रसों का राजा जिसे कहा गया वह मीठा है। बस इसी कारण हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो मीठे का लगाते हैं, कोई घर में अतिथि आता है तो मीठा देते हैं, कोई शुभ कार्य होता है तो मीठा खाते हैं। यहाँ तक कि जो आर्य समाजी विचारधारा के लोग हैं, जब ये यज्ञ करते हैं तो मीठा ही यज्ञ में डाला जाता है, ना कि नमकीन डाला जाता है। तो मीठा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हमें डायबिटीज क्यों हुई, मीठे से समस्या क्या क्यों हुई, इसे समझ लेते हैं। और डायबिटीज का कारण क्या है, इस कारण को पहले समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपने बताया कि जो व्यक्ति मीठा नहीं खाता उसे भी डायबिटीज हो सकती है, तो वो होती क्यों है डायबिटीज, इसके कारण को समझते हैं। लगभग 15 साल पहले, सबसे पहले लगभग 15 साल पहले राजीव दीक्षित जी ने डायबिटीज को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया था। परंतु ऐसे व्यक्ति को जो समाज को सत्य बताते हैं उन्हें जीने नहीं दिया जाता, उन्हें भी नहीं जीने दिया गया। तो राजीव दीक्षित जी ने सब 15 साल पहले डायबिटीज के कारण को बताते हुए कहा था कि जब भी मनुष्य भोजन करता है, भोजन करते समय जो एंड प्रोडक्ट हमारे भोजन का होता है यह मीठा ही होता है। ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन अंत रूप में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की नसों में बहने लगता है। और जब इस ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में थोड़ा सा भी अधिक हो जाता है, जैसे लगभग ये हो गया 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक जब ये हो जाता है, तो यह ब्लड हमारे शरीर में जाकर जो पैनक्रियाज होता है उसको एक्टिवेट करता है। और पैनक्रियाज से में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। और ये इंसुलिन उसी शुगर को होल्ड करके हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचा देता है। और जब मीठा ये शुगर हमारे सेल्स तक जाती है तो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप मीठा खाना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में शक्ति की कमी होने लगती है। 50-60 साल के बाद लाठी लेकर चलने की स्थिति आ जाती है अगर हमारे जीवन में मीठा नहीं है। तो मीठा होना चाहिए, मीठा हमारे रक्त में दौड़ना चाहिए। और जो हमारे बीटा सेल्स हैं, जो हमारा इंसुलिन है, इसे उस मीठे को लेकर सेल्स तक भी जाना चाहिए, सेल्स में जाकर इसे कंज्यूम भी होना चाहिए और हमें ऊर्जा भी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी समस्या पैदा हो जाती है। जब ये बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करता है और इंसुलिन इस शुगर को लेकर हमारे सेल्स की तरफ जा रहा होता है,
तो हमारे ब्लड में कुछ गाढ़ापन जमा हो जाता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में रक्त में बहता है और ये जो इंसुलिन है जब इसको ले जा रहा होता है तो प्रॉपरली ये ट्रैवल नहीं कर पाता, जिसके कारण ये शुगर हमारे ब्लड में जमा होता चला जाता है और धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को मैल फंक्शन करता है, उनके भीतर गड़बड़ी पैदा करने लगता है, क्योंकि ये शुगर हमारे शरीर में बहता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये जैसे ही रुक जाता है उस समय अगर आप अपना ब्लड में शुगर लेवल डिटेक्ट करोगे तो ये 300 आ जाता है, 400 आ जाता है, 500 आ जाता है। तो यहाँ पर कहने का उद्देश्य राजीव दीक्षित जी का ये है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो हाई आता है इसका कारण शुगर नहीं है, शुगर तो ब्लड में होनी ही चाहिए। इसका कारण है उस ब्लड का जो बहाव है वह रुक जाना और वह होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो किसी तरह से अगर हमने अपने शरीर में ब्लड के भीतर कोलेस्ट्रॉल बनने की रफ्तार को कम कर दिया या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमने कम कर दिया तो यह ब्लड में शुगर आराम से बहने लगेगी, हमारे सेल्स इसे कंज्यूम करने लगेंगे और जब भी आप डिटेक्ट करेंगे ये 100-125 के आसपास ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा अगर बढ़ रही है तो इसका कारण मीठा नहीं है, इसका कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल। और इस बीमारी को बीमारी नहीं कहते, अंग्रेजी डॉक्टर्स इसे कहते हैं डिसऑर्डर। यानी कि अगर इसे टाइप 2 डायबिटीज कहें तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज का कारण हमारे शरीर के भीतर कोई मेल फंक्शन होना नहीं है, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन सही से कार्य कर रहे हैं, केवल हमने अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा डिसऑर्डर कर दिया है और डिसऑर्डर करने के कारण हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, खून गाढ़ा हो गया है, जिसके कारण डायबिटीज होती चली जा रही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोलेस्ट्रॉल क्यों गाढ़ा हो रहा है, हमारी किन आदतों के कारण ये गाढ़ा हो रहा है। उससे पहले मीठे के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। आयुर्वेद में मीठे को अमृत कहा गया, सभी रसों का राजा कहा गया। अगर आपने गर्भाधान संस्कार को थोड़ा बहुत कभी जाना है, चूंकि मैं उसकी क्लासेस लेता हूं तो मैं बता देता हूं कि हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं, उन सप्त धातुओं में जो अंतिम धातु है जिसे हम शुक्र कहते हैं, जिससे हम संतान उत्पत्ति करते हैं, इस शुक्र धातु की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है मीठा खाने से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर उत्तम संतान पैदा करनी है तो जिस दिन गर्भाधान होता है उस लगभग 12 दिन पहले तक कुछ और खाना ही नहीं होता, सिर्फ मीठा ही खाना होता है। सोच लीजिए मीठा कितना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब मीठा हमारे लिए बीमारी का कारण क्यों बना? क्योंकि मीठे में एक विशिष्ट गुण हुआ करता था। मीठा, हमारे ऋषियों ने कहा कि मीठा, डायरेक्ट मीठा हमारा शरीर नहीं पचा सकता। मीठे को अगर डाइजेस्ट करना है तो मीठे के भीतर फाइबर होना चाहिए, मीठे के भीतर रेशा होना चाहिए, जिसे मोलेसिस कहते हैं, जिसे शीरा कहते हैं, जिसका रंग लाल होता है। अगर ये लाल रंग का शीरा, लाल रंग का मोलेसिस, ये फाइबर मीठे के साथ है तो फाइबर का काम है मीठे को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ से एक सिद्धांत निकल कर आ रहा है कि अगर आप मीठा डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो वह मीठा आपको कभी डायबिटीज नहीं करेगा। पर वास्तव में जो मीठा हम खा रहे हैं उसमें फाइबर नहीं होता, उसमें मोलेसेस नहीं होता, उसमें शीरा नहीं होता। ये सब निकाल कर आपको सफेद रंग का मीठा खिलाया जाता है और सफेद रंग का मीठा डायबिटीज का कारण है, क्योंकि ये सफेद रंग का मीठा आपके रक्त की अम्लता को बढ़ाता है, आपके रक्त के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी कारण संसार में जो बीमारियां हो रही हैं, जो डायबिटीज फैल रही है, वह सफेद मीठा खाने से हो रही है, न कि लाल रंग का मीठा खाने से। और जब तक हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वज लाल गुड़, लाल शक्कर, लाल खांड, लाल मिश्री, लाल रंग का मीठा खाया करते थे, किसी को भी डायबिटीज नहीं थी। जो फल होते हैं
जो फलों का मीठा होता है ये भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसमें भी फाइबर होते हैं। फलों के भीतर जो रेशा होता है, जो गूदा होता है, ये गूदा जब हम खाते हैं तो इसमें जो फाइबर है ये इस मीठे को आराम से डाइजेस्ट कर पाता है। इसलिए अगर आप मीठा खाते हैं फलों के रूप में, अगर आप मीठा खाते हैं लाल रंग का, जैसे गुड़, शक्कर, लाल मिश्री, तो डायबिटीज नहीं होती। हाँ, इसमें एक छोटा सा सिद्धांत और है कि मीठा थोड़ा देर से पचता है। आयुर्वेद कहता है जो 6 रस होते हैं इसमें से सबसे देरी से पचने वाला जो रस है वो खट्टा रस होता है। इसलिए खट्टी चीजों को कभी भी शाम के समय नहीं खाते, क्योंकि शाम के समय हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और उसके बाद जो सबसे देरी में पचता है वो होता है मीठा। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि अगर आपको अपने मीठे को पचाना है तो मीठा कभी भी शाम के समय नहीं खाना चाहिए। आपको मीठा सुबह के समय खाना चाहिए। आप सुबह के समय कुछ भी खाएंगे वह इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में भोजन 8 घंटे में पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है अगर मीठा खाना है तो सुबह के भोजन में करना चाहिए, और अगर शाम के समय भोजन करना है, मीठा करना है, तो वह सूर्यास्त से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए, और वह भी लाल रंग का मीठा। इस तरह से अगर आप मीठा खाते हैं तो यह मीठा आपके डायबिटीज को कभी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके डायबिटीज के लेवल को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा, क्योंकि शुद्ध मीठे का गुण है डाइजेस्ट हो जाना, सेल्स में जाके कंज्यूम हो जाना। परंतु जब से हमने गलत मीठा खाना शुरू किया है, ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आने लगी हैं। संसार में सबसे पहले जब चीनी बनाई गई थी तो वो चीनी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि लोगों को सफेद मीठा खिलाना है, सफेद मीठे की डिमांड पैदा हो रही है, इसलिए नहीं बनाई गई थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले चीनी भारत में बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि अंग्रेजों को शराब पीनी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीनी का बिजनेस वास्तव में चीनी का बिजनेस है ही नहीं, चीनी का बिजनेस वास्तव में शराब का बिजनेस है। क्योंकि जब चीनी बनाते हैं तो उससे लाल रंग का जो मोलेसेस निकलता है, जिसे कूड़ा समझकर हम सोचते हैं कि इसे कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता, शराब की कंपनियों को बेच दिया जाता है। और यही अमृत था, इस अमृत से शराब बनती है, और जो बाई प्रोडक्ट बना, जो वास्तव में कूड़ा है सफेद रंग का, उसे हमें खिलाया जा रहा है, जिसके कारण शरीर में डायबिटीज बढ़ती ही चली जा रही है। अब यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा कि वह कौन सा भोजन है जिसे करने से, या कौन सा लाइफ स्टाइल है जिसे करने से शरीर से डायबिटीज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जो अब तक मैंने विषय रखा, इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा अगले विषय की तरफ ले चलूंगा आपको। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरा। जी। आपने कहा कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में घूमता है जी। तो डायबिटीज पैदा करता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन में बाधक है। जी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल दोनों ही जरूरी है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, जिसको हम बैड कहते हैं। बैड वो तब बैड होता है जब उसका एक्सेस में हो जाता है। अदरवाइज इंटरनल सिस्टम की रिपेयर जो है इसे वो ग्लू इसके कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही होती है। ये बैलेंस में कोलेस्ट्रॉल रहना जरूरी है, ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही ना इसको करें। और कोलेस्ट्रॉल का कारण शायद मैं समझता हूँ कि जो हम फैट खाते हैं, जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, या जो दूसरी तरह के फैट वगैरह लेते हैं, उसका दैट इज द मेन रीजन फॉर दैट। आइए आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल शब्द ही कंफ्यूजन देने वाला है, पर अंग्रेजी शब्द है, हर कोई समझता है, इसलिए मैंने भी प्रयोग कर लिया। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से आते हैं तो हम समझते हैं मेद। अगर मेद धातु शरीर में बिगड़ती है तो ये डायबिटीज पैदा करती है। मेद शरीर में कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, और मेद बिगड़ने का जो कारण है वह है भोजन का ना पचना। अगर आपने कोई भोजन किया और आप उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो आपकी मेद धातु बिगड़ती है, और मेद धातु जब बिगड़ती है तो ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। ये शरीर में बहुत सारी चीजों को उत्पन्न करती है, जैसे किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं ये भी बिगड़ा हुआ मेद है।
हमारे शरीर में जो ट्यूमर्स बन जाते हैं, त्वचा में जो मस्से बन जाते हैं या गांठें बन जाती हैं या सिर में ट्यूमर्स बन जाते हैं, ये भी बिगड़ा हुआ मेद है। और हमारे रक्त को जो गाढ़ा कर रहा है, परमात्मा ने रक्त को गाढ़ा करने के लिए नहीं बनाया है शरीर, पर रक्त फिर भी गाढ़ा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये भी बिगड़ा हुआ मेद है। तो मेद धातु कभी बिगड़नी नहीं चाहिए, ये अगर बिगड़ेगी तो डायबिटीज होगा। अब ये बिगड़ती क्यों है, अगला विषय इसी उस पर आ रहा हूं, ये बिगड़ती क्यों है? हमारा वो लाइफस्टाइल क्या है जिसे हमने खो दिया, जिसके कारण हमें डायबिटीज हो रही है? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम दिन रात मीठा खाया करते थे, फिर भी हमें डायबिटीज नहीं था। ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं जो सुबह के समय ही आधा किलो 1 किलो मीठा खा लिया करते थे, पर डायबिटीज नहीं हुआ करता था। तो आइए, वह कौन सी जीवन शैली है? भाव प्रकाश का एक सूत्र है जो कहता है कि हमें अपना भोजन सुबह के समय भरपेट करना चाहिए। अगर आप यही भोजन रात्रि के समय भरपेट करेंगे तो मेद बिगड़ेगा, परंतु आप भरपेट भोजन अगर सुबह के समय करेंगे, सूर्य उदय से लगभग 3 घंटे के भीतर प्रथम प्रहर की समाप्ति से पहले पहले अगर आप अपना भोजन कर लेते हैं, तो यह भोजन शरीर में प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। ये कभी भी आपकी मेद धातु को नहीं बिगाड़ता। आयुर्वेद कहता है भोजन को डाइजेस्ट होने में सूर्य की उपस्थिति में 8 घंटे का समय चाहिए, इसलिए 8 घंटे के भीतर दूसरा भोजन नहीं करना। पहला भोजन जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तभी दूसरा भोजन करना है। और 8 घंटे बाद क्या समय होगा? दूसरा संध्या काल, यानी शाम को 4-5 बजे करीब। तो आयुर्वेद कहता है अगर ये नियम आप अपना लेते हैं कि सुबह भोजन आपको 8 साढ़े 8 बजे करना है भरपेट, षड रसों के साथ, जिसमें मीठा भी होना चाहिए। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है भोजन को पूर्ण तभी माना जाएगा, उसे कंप्लीट तभी माना जाएगा जब 6 के 6 रस होंगे, अर्थात उसमें मीठा भी मैंडेटरी है। और भोजन की शुरुआत ही मीठे से की जाती है आयुर्वेद में। अंत कसैली चीजों से किया जाता है, जैसे सौंफ हुआ, जैसे हरड़े हुआ, जैसे पान का पत्ता हुआ। तो कसैली चीजों से समाप्ति की जाती है और मीठी चीजों से आरंभ किया जाता है। और 8 घंटे बाद शाम के समय अगर आप भोजन करते हैं और उस भोजन में खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ तक कि टमाटर भी नहीं, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी नहीं, यहाँ तक कि सैलड भी नहीं, अचार भी नहीं, नींबू भी नहीं, तो शाम का भोजन खट्टे चीजों से मुक्त होना चाहिए। और अगर डायबिटीज है तो मीठा भोजन भी शाम को नहीं करना चाहिए। जिन्हें नहीं है डायबिटीज वो सूर्यास्त से पहले पहले कुछ मात्रा में मीठा खाना चाहें तो खा ले, परंतु जब आप डिनर करते हैं, लेट नाइट करते हैं, 9 बजे 10 बजे 8 बजे करते हैं, तो हमारा शरीर उस भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और जो भोजन शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा वही भोजन हमारे शरीर में जाकर मेद धातु को बिगाड़ेगा और वहीं से हाई ब्लड प्रेशर होगा, वहीं से बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनेगा और हम फिर किसी भी मीठे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहला नियम ये है कि आपको अपने भोजन का समय बदलना पड़ेगा। इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। जी, आप मेद धातु की थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे? मेद धातु में क्या क्या आता है? जैसे खट्टा मीठा, ये तो सबको स्पष्ट है। मेद धातु में कुछ नहीं आता है। आप कोई भी भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में, जैसे आप कुछ भी भोजन करते हैं, मुंह में चबाते हैं, तो सबसे पहले रस बनता है, उसी रस से रक्त बनता है। आयुर्वेद कहता है कि पहली धातु रक्त होती है, दूसरी धातु क्या होती है? दूसरी धातु होती है रक्त होती है, पहली रस होती है, और उसके बाद जो तीसरी धातु होती है वह होती है मेद। मेद यानी कि चिकनाहट, यानी कि स्निग्धता। हमारे छोटे बच्चों को देखिए, उनका शरीर बड़ा चिकना होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, गाल बड़े सॉफ्ट होते हैं। ये क्या है? उनके शरीर में गुड क्वालिटी का मेद है, गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है। चिकनापन, शरीर में जब भी चिकनापन रहता है तो इसे मेद कहते हैं। और हमारी लंबी आयु का राज भी अच्छी क्वालिटी का मेद है। जब व्यक्ति बड़ा बूढ़ा होता चला जाता है तो ये चिकनापन शरीर से कम होता चला जाता है, शरीर भीतर से रूखा होने लगता है, जिसके कारण हमारी झुर्रियां पड़ने लगती हैं त्वचा पर।
हमारी नसें रूखी होने लगती हैं, हमारी आंतें रूखी होने लगती हैं, जिससे डाइजेशन पुअर होता है, जिससे शरीर में अनेकों बीमारियां आने लगती हैं, जैसे दर्द। जितने भी दर्द शरीर में, अगर कोई भी इस मीटिंग में सदस्य हैं जिन्हें महीनों से कोई दर्द है शरीर में, जिन्हें सालों से कोई दर्द है, जैसे माइग्रेन, जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कंधों के दर्द, ये सारे दर्द स्निग्धता की यानी कि मेद की बिगड़ने के कारण होते हैं। तो मेद अगर बिगड़ गया तो हमारी आयु भी तेजी से बढ़ती है, हमें अनेकों बीमारियां होती हैं। और जब मेद बिगड़ता है तो शरीर रूखा होता है, और जब शरीर रूखा होता है तो आयुर्वेद कहता है 90% बीमारियां शरीर में आती हैं वायु के बिगड़ने से। क्योंकि जब मेद बिगड़ता है तो शरीर वायु शरीर को रूखा कर देती है। स्निग्धता का काम है वात दोषों को, जो वायु के कारण शरीर में बने हैं, उनको दूर करना। इसलिए शरीर का मेद कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। ये था पहला सिद्धांत। और मेद कब बिगड़ता है? जब आप रात्रि को लेट नाइट भोजन करते हैं, जब आप सुबह बहुत हल्का भोजन करते हैं, जब दोपहर को भरपेट भोजन करते हैं तो बिगड़ता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है अगर इसे नहीं चाहते ये बिगड़े, ये हमेशा सही काम करे, तो सुबह को भरपेट करना है, शाम को थोड़ा कम करना है। दोपहर को अगर भूख लगती है तो एक ही वस्तु खाई जा सकती है, वह है फल। क्योंकि 8 घंटे में अन्न पचता है पर 3 घंटे में फल पचते हैं। तो फलों का सेवन दोपहर में आप कर सकते हैं, पर रात्रि को कुछ भी भोजन नहीं कर सकते। सूर्यास्त के बाद केवल एक ही चीज आयुर्वेद में अनुमति दी गई है, और वह है देसी नस्ल की गाय का दूध। और दूध दिल्ली क्षेत्र में मिलता नहीं है, तो मैं शाम के समय लोगों को फिर दूध पीने के लिए भी मना करता हूं। आपका भोजन शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। अगर इस नियम का पालन करेंगे, 1 महीना करके देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपके ब्लड में शुगर का लेवल धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। मैं पिछले 4 सालों से ये क्लासेस ले रहा हूं और सैकड़ों लोगों की डायबिटीज को केवल इन्हीं नियमों को देकर दूर करता चला जा रहा हूं। ये था भोजन का समय। दूसरा बिंदु जिसके कारण हम अपनी डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे समझ लीजिए। जो शुगर फलों में होती है, ये शुगर हमारा शरीर में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है। तो इसलिए डायरेक्ट कभी भी आपको मीठा नहीं खाना। जैसे चीनी डायरेक्ट मीठा है, नहीं खाना। ग्लूकोज, गर्मियों में हम ग्लूकोज पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये नहीं पीनी। कभी भी आपको मीठा खाना हो तो लाल मीठा खाइए, या फिर फलों का मीठा खाना है। और फल हमारे लिए अमृत तभी हैं जब वो सुबह के भोजन के साथ किए जाएं या फिर दोपहर में किए जाएं। तो फलों को सेवन करने का नियम समझ लीजिए। फल केवल 2 ही समय किए जाते हैं, सुबह के समय और दोपहर के समय। और हर एक फल के भीतर एक अलग एसिड होता है, किसी में सिट्रिक एसिड, किसी में मैलिक एसिड, किसी में बेंजोइक एसिड। आयुर्वेद कहता है फलों को कभी भी मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। जो लोग मिक्स फ्रूट चाट खाने के शौकीन हैं, उन्हें ये सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए कभी भी फल मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, डाइजेशन पुअर होगा। फल हमेशा एक बार में एक तरह का खाना चाहिए, मौसमी फल खाना चाहिए। नेचुरल तरीके से पका हुआ फल अगर आप खाते हैं तो यह फल कभी भी आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बिंदु और हैं, इसे भी समझ लीजिए। अगर आप शरीर को ऐसी स्निग्धता नेचुरल तरीके से दे रहे हैं जो शरीर के भीतर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो डायबिटीज भी कम होता चला जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर की प्राकृतिक स्निग्धता को नेचुरल तरीके से बढ़ाती हैं। साथ में ये एक काम और करती है कि ये हमारे शरीर में जमा एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को, एक्स्ट्रा शुगर को, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। और ये है देसी गाय का घी, जो हमने खाना बंद कर दिया है लगभग पिछले 100 सालों से। और लगभग इतने सालों से ही संसार में डायबिटीज ही नहीं, सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि शुद्ध देसी घी का काम हुआ करता था शरीर की स्निग्धता को, शरीर की मेद धातु को मेंटेन रखना।
पर हमारी मेद धातु बिगड़ गई, मेद बिगड़ गई तो मांस के रोग हो गए, हड्डियों के रोग हो गए, शुक्र धातुओं के रोग हो गए, यहाँ तक कि कैंसर तक फैल गया संसार में। कैंसर को नियंत्रित करना, शरीर के इन्फेक्शंस को नियंत्रित करने का काम शुद्ध घी करता है। मेरे पास जितने भी सज्जन जुड़ते हैं जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें शरीर के दर्द हैं, जिनका पेट खराब है, जिन्हें कोई भी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हैं, मैं उन्हें देसी घी का सेवन करवाता हूं। सुबह आते हमेशा स्निग्ध होनी चाहिए, तो सुबह के समय जब आप भोजन करने बैठें 8 साढ़े 8 बजे, तो आपको आधा घंटा पहले 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी, जिसे बिलोकर बनाया जाता है, वह देसी घी का आप सेवन गर्म पानी के साथ करते हैं तो यह देसी घी हमारे शरीर में जाएगा, हमारी आंतों को स्निग्धता देगा, और आंतें स्निग्ध होंगी तो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएंगी। इसलिए सुबह भोजन से पहले आपको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी का सेवन करना है, और रात्रि को सोते समय भी आपको ऐसा ही करना है। और ये तभी काम करेगा जब शाम का भोजन आपका 5 साढ़े 5 बजे होता है, तब 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे आप इसी तरह से 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच, अगर आप 2 चम्मच शुद्ध घी लेते हैं तो यकीन मानिए महीने भर में आपका डायबिटीज बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा। कोई सदस्य मीटिंग में ऐसे हैं जिनका डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल एक्सट्रीमली हाई है, 400 के आसपास है, 300 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो आयुर्वेद कहता है कि आंवला हमारे शरीर के डायबिटीज को, शुगर को न्यूट्रलाइज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से खत्म करता है। तो ऐसे सदस्यों के लिए जो औषधि है वो ये है कि आप लोग आधी चम्मच आंवला पाउडर को 1 कप पानी में 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए, उसे छान लीजिए, उसमें काला नमक मिलाकर और 2 चम्मच घी मिलाकर इस आंवला टी के साथ अगर आप लेते हैं शुद्ध देसी घी, तो ये कंपैरेटिवली बहुत अधिक आपको आराम करता है। और आपका शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, 150-200 के आसपास है, तो केवल गर्म पानी और शुद्ध देसी घी से ही आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें तब करनी है जब शुगर हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण बढ़ रहा है। और इस डिसऑर्डर में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो हमें कभी सेवन नहीं करनी, इन्हें समझ लीजिए, जिनके सेवन करने से डायबिटीज होता है। अगर आप जब भी सोयाबीन का सेवन करते हैं तो याद रखना, सोयाबीन प्रकृति में वह भोजन है जो हमारे शरीर के तापमान पर डाइजेस्ट नहीं होता। हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री, 37 डिग्री, और सोयाबीन को डाइजेस्ट होने के लिए चाहिए 40 डिग्री, 42 डिग्री का तापमान। इसलिए जो भी सदस्य सोयाबीन खाते हैं ये शरीर में जाएगा, ये पेस्ट के रूप में बन जाएगा, पर डाइजेस्ट नहीं होगा, आंतें इससे न्यूट्रिशंस ले नहीं पाएंगी। तो फिर आंतें क्या करती हैं, ऐसी चीज़ों को बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं, और यही हमारे शरीर में घूमता रहता है। कभी ट्यूमर बनाएगा, कभी स्टोन्स बनाएगा, कभी लीवर को फैटी करेगा, और कभी हमारे ब्लड में जाकर ब्लड को गाढ़ा करेगा। तो हमेशा याद रखें, कभी भी सोयाबीन का सेवन ना करें। आप रिफाइंड का सेवन करते हैं, आप वनस्पति घी का सेवन करते हैं, आप अंडा खाते हैं, अगर आप मांस खाते हैं, आप अगर सफ़ेद चीनी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका शरीर 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होता। अगर महिलाएं विमेन हॉर्लिक्स खाती हैं, आपके बच्चे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान खाते हैं, तो इनमें भी सोया प्रोटीन होता है जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस का दूध आपका शरीर 37 डिग्री पर डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए आयुर्वेद में भैंस का दूध त्याज्य है, बिल्कुल निषिद्ध है नहीं करना। तो भैंस का दूध का खाने वाले सदस्य, या गेहूं का आटा, गेहूं का आटा शरीर में जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, ये चिपकने लगता है आंतों से, आंतों की कुशलता को कम कर देता है, जिसके कारण डाइजेशन पुअर होता है। और जब पुअर डाइजेशन होगा तो हमारा शरीर बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। इसलिए कोशिश ये करें कि गेहूं का आटा ना खाकर जौ का आटा खाना शुरू कर दें। अगर इस मीटिंग में कोई आर्य समाजी विचारधारा के हैं तो मैं बता दूं, आर्य समाजी लोग वेदों को बहुत मानते हैं, और वेदों में 4 मंत्र दिए हुए हैं जिनके बारे में कहा गया है कि जो लोग जौ खाते हैं वह कभी बीमार नहीं पड़ते, उनके शरीर वज्र जैसे बन जाते हैं। तो हे ईश्वर,
मैं जौ का सेवन पूरे साल भर करूं, इसलिए आयुर्वेद की मानिए, वेदों की मानिए तो गेहूं को धीरे धीरे बंद करते चले जाइए और जौ का सेवन शुरू कर दीजिए। कभी भी आप भोजन करें और अन्न खाएं तो याद रखना, दिल्ली की एक डॉक्टर हैं, न्यूट्रिनिस्ट हैं, मॉडर्न न्यूट्रिनिस्ट, डॉक्टर शिखा शर्मा, बहुत फेमस हैं। उनके कई लेख अखबारों में छपते हैं। वो कहती हैं अगर आप रूखा अन्न खाते हैं तो डायबिटीज नहीं बल्कि कैंसर भी होगा, क्योंकि अन्न में तामसिकता होती है। बस इसीलिए जब हम उपवास रखते हैं तो अन्न नहीं खाते, क्योंकि उपवास में हमारा उद्देश्य होता है शरीर को सात्विक बनाना, शरीर को क्लीन करना। अन्न में तामसिकता छुपी होती है, अन्न में रूखापन छिपा होता है, जिसके कारण मेद धातु बिगड़ती है, चिकनापन शरीर से कम होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर अन्न खाना है तो कैसे खाना है, हमेशा शुद्ध घी मिलाकर खाना है। रूखी रोटी खाएंगे डायबिटीज होगा, रूखी दाल खाएंगे डायबिटीज होगा, शरीर की स्निग्धता कम होगी। इसलिए हमेशा अन्न में शुद्ध घी मिलाकर खाना है, वो घी नहीं जो बाजार में मिलता है। पतंजलि का घी, अमूल का घी, मधुसूदन का घी, हटसन का घी, ये घी नहीं है, ये बटर ऑयल है। ये जर्सी गायों के क्रीम से बनाए जाते हैं और ये खाने से हमारे शरीर का मेद बिगड़ता है। तो ये खाने से एक नहीं सैकड़ों समस्याएं आती हैं। घी वही होता है जो देसी नस्ल की गाय के दूध को बिलोकर बनाया जाता, दूध को उबालकर दही बनाई जाती है, दही को बिलोकर मक्खन और फिर मक्खन को तपाकर बनाया जाता है। जो महिलाएं घर में डायरेक्ट मलाई लेती हैं और उसको पका लेती हैं, या दुकानों पर क्रीम निकाल कर उसे गर्म किया जाता है, वह बटर ऑयल है, वह हमारे शरीर की बीमारियों को बढ़ाता है। तो शुद्ध देसी घी आपके जीवन में होना चाहिए, और जो जो चीजें नहीं होना चाहिए वो मैंने अभी अभी आपके सामने रखी हैं। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। और भोजन जब भी अंत करें भोजन का, एक चीज का सेवन हमेशा करना है और वह है सौंफ। मसालों का राजा है सौंफ। सौंफ का काम है मेद को बिगड़ने नहीं देना, पाचन को सही बनाकर रखना। तो सौंफ खाने की संस्कृति थी हमारी, आज वह समाप्त होती चली जा रही है। हम भोजन के अंत में सौंफ तभी खाते हैं जब किसी होटल में खाना खाने जाएं, जब किसी शादी में खाना खाने जाएं। ऐसा नहीं करना। घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर सौंफ का डब्बा रखिए और अपने घर के बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जब भी आपका भोजन समाप्त होगा, भोजन की समाप्ति पर आपको सौंफ का सेवन करना है, चाहे वह सुबह का भोजन हो, चाहे शाम का भोजन हो। यहाँ तक कि दूध भी अगर आप पीते हैं तो दूध के सेवन के बाद थोड़ी सी सौंफ जरूर खा लीजिए, क्योंकि जो दूध दिल्ली क्षेत्रों में मिल रहा है वह डाइजेस्ट नहीं होता। उस डाइजेशन को भी सौंफ थोड़ा सा अच्छा बना देती है। यहाँ तक के जो विषय मैंने दिए वो टाइप 2 डायबिटीज के संबंध में थे। अब यहाँ पर विषय 2 मिनट का बचा है। अगर कोई ऐसे सदस्य हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है इसे भी समझ लीजिए। हालांकि ये हजारों में से, लाखों में से किसी एक व्यक्ति को होती है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होता है जिसका काम है इंसुलिन को रिलीज करना, ये इंसुलिन बना ही नहीं पाता। यानी कि पैनक्रियाज क्या हो गया, डेड हो गया, इसकी क्षमता ही समाप्त हो गई, ये डेड हो गया। अब आप कुछ भी कर लो, ये एक्टिव नहीं हो रहा, ये शक्ति नहीं है इसके भीतर, ये डेड हो चुका है। तो टाइप 1 डायबिटीज का संसार में कोई इलाज है ही नहीं, ऐसा मॉडर्न डॉक्टर्स बोलते हैं। पर हम तो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और आयुर्वेद ऋषियों का ज्ञान है। तो ऋषि कहते हैं वास्तव में जो टाइप 2 डायबिटीज थी वो डिसऑर्डर था। आपकी गलतियों के कारण, आपकी गलत दिनचर्या के कारण, जब आप भोजन के समय गलत करते हैं, गलत चीजें खाते हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है। पर टाइप डायबिटीज वास्तव में, टाइप 1 डायबिटीज एक डिजीज है, ये एक डिसऑर्डर नहीं, ये एक डिजीज है। और याद रखना, हमारे ऋषियों ने औषधियों का निर्माण बीमारियों को दूर करने के लिए किया। आपके डिसऑर्डर दवाइयों से दूर नहीं हो सकते। आपको अगर लेट नाइट 10 बजे खाना खाने का आपकी आदत है तो आप कितनी ही गोलियां खा लो, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में डिसऑर्डर के कारण है, वो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदल कर ही ठीक करनी है। इसलिए जो भी सदस्य टाइप 2 डायबिटिक हैं,
कोई दुनिया में दवाई नहीं है जो आपको ठीक कर दे। आपको वही लाइफस्टाइल अपनाना होगा जो आयुर्वेद कहता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। हाँ, कोई टाइप 1 डायबिटीज है तो मैं बता देता हूँ। इस मृत से हो चुके पैनक्रियास को रिवाइव करने का जो तरीका है, 2 तरीके हैं। पहली औषधियां हैं विजय सार चूर्ण। ये आप किसी, चूंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, जोशी जी मुझे बार बार डॉक्टर कहकर संबोधित कर रहे थे, मैं एक योगाचार्य हूं और एक न्यूट्रिनिस्ट हूं, तो मैं दवाइयां नहीं बताता हूं। फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं, किसी अनुभवी आयुर्वेद आचार्य से संपर्क करके विजयसार, मेथी, करेला, इस तरह की ये औषधियाँ होती हैं जो हमारे डेड हो चुके पैनक्रियास को भी रिवाइव करने की शक्ति रखती हैं। विजयसार एक बहुत बड़ी शक्तिशाली औषधि है टाइप 1 डायबिटिक लोगों के लिए। लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हम केवल इंसुलिन लगाने का काम करते हैं क्योंकि मॉडर्न डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं। अगर आप विधिवत इन औषधियों का सेवन करते हैं किसी अनुभवी आयुर्वेद आचार्य के निरीक्षण में, तो इस डेड हो चुके पैनक्रियास को भी रिवाइव किया जा सकता है। दूसरी औषधि बता देता हूं। दूसरी औषधि क्या है? जब हम, आयुर्वेद कहता है, योग दर्शन में ऋषि पतंजलि कहते हैं, मनुस्मृति में ऋषि मनु कहते हैं कि अगर हम अपनी सांसों को लेने से रोक देते हैं, श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदः इति प्राणायाम। ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर किसी तरह आपने अपनी सांसों को कुछ देर दिन भर में लेने से रोक लिया, यानी कि न तो सांस बाहर फेंकनी है न सांस भीतर लेनी है, जहां है वहीं रोक लो। अगर भीतर है तो भीतर रोक लो, बाहर है तो बाहर रोक लो। अगर इस क्रिया को आपने सीख लिया, करने की आदत डाल ली, तो ऋषि मनु ने कहा संसार के किसी भी रोग को भस्म किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषियों ने कहा। और ऋषि कभी हंसी मजाक नहीं करते। ऋषियों ने जो कहा वह हम सनातन धर्मियों के लिए पत्थर की लकीर होता है। तो ऋषियों ने कहा प्राणायाम करना चाहिए, और प्राणायाम संसार में इसी पुस्तक में दिया हुआ है। इस पुस्तक के अलावा संसार में जितनी क्रियाएं आपको सिखाई गई, ये प्राणायाम नहीं है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम वही है जो इस पुस्तक में दिया हुआ है। उसकी परिभाषा समझ लीजिए, श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः। अभी डॉक्टर जगत पांडे जी जो कर रहे हैं, वह सांसों को रोकना और छोड़ना नहीं, सांसों को रोकना नहीं कर रहे, बल्कि सांसों को तेज गति से ले रहे हैं। और ये कहता है, योग दर्शन क्या कहता है? सांसों को रोक देना है, न तो लेना है न छोड़ना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, यानी कि आपने सांस भीतर ली और रोक कर बैठ गए, इसे कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम, रोक कर बैठे रहना है। और दूसरा बाह्य, सांसों को बाहर छोड़ना है और रोक कर बैठ जाना है, यानी कि बाह्य प्राणायाम। अगर आप दिन भर में 10-10 बार बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम कर लेते हैं, यहां से मैं गारंटी देना शुरू कर देता हूं, ऋषि पतंजलि तो कहते हैं 3-3 बार भी अगर आप करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। पर जो व्यक्ति पहले से बीमार है, वो 3 करने से फायदे नहीं होते। तो मैं जब अपने, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें समस्याएं हैं, जब मैंने उन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो जब वो 10-10 बार मिनिमम उनके जीवन में बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम आए, तो बड़े से बड़ा, जटिल से जटिल डायबिटीज, यहाँ तक कि टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक होने लगती है। हाँ, इसमें समय लगता है, 6 महीने, साल भर का समय लगता है, परंतु ऋषियों की तरफ से मैं गारंटी देता हूं कि टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक की जा सकती है। अपने इस मृत हो चुके पैनक्रियास को भी रिवाइव किया जा सकता है प्राणायाम के द्वारा। बस प्राणायाम के विरुद्ध क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि ऋषि कहते हैं हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब आप धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें लेते हैं, कछुए की तरह सांसें लेते हैं। जब हम कुत्ते की तरह सांसें लेते हैं, तेज तेज सांसें लेते हैं, तो मेद धातु बिगड़ती है। और मेद धातु यानी स्निग्धता जब शरीर में बनी रहेगी, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। यहाँ पर ये सारे विषय डायबिटीज को लेकर मैं समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। बहुत अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिली, आपका धन्यवाद।
एक प्रश्न मन में उठता है कि आज के युग में डायबिटीज का इलाज जो डॉक्टर कर रहे हैं ये तो मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमैक्स GP1 या फिर उसके बाद इंसुलिन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब रक्त में ऑलरेडी इंसुलिन को हमारे ब्लड सेल स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम और इंसुलिन दे रहे हैं तो उसका परिणाम कितना घातक होगा? ये इतना घातक है कि एक भारत में एक MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय वर्मा, और ये हरिद्वार में ही बैठते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये MBBS डॉक्टर तो हैं पर ये इलाज करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। तो इस MBBS डॉक्टर का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, और ये MBBS डॉक्टर कहते हैं कि जो इंसुलिन आप ले रहे हैं ये इंसुलिन कृत्रिम इंसुलिन है, और इसे लेने से जो पैनक्रियाज है, आप पैनक्रियाज की रिवाइव होने की पॉसिबिलिटीज को हमेशा के लिए समाप्त करते चले जा रहे हैं। और जो इंसुलिन आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ये इंसुलिन हमारी किडनी, हमारे लीवर को भी डाउन करता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को बहुत अधिक है, इमरजेंसी में लेना है तो ले सकते हैं, परंतु मन में ये विचार हो कि धीरे धीरे मैं लाइफ स्टाइल को बदल के उस इंसुलिन को लेने की मात्रा को कम करूंगा, और लाइफ स्टाइल बदल के ही अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर दूंगा। ये मन में विचार होना चाहिए। कोई प्रश्न अन्य? कोई और सदस्य कोई प्रश्न? हाँ डॉक्टर, अभी जो मतलब व्हाइट शुगर नहीं खाना मीन्स आज एक तो गुड़ खाना, नहीं तो आजकल जो ब्राउन शुगर मिलती है वो भी चलती है क्या? देखिए, जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में हमें गुड़ और शक्कर खाना चाहिए, पर गुड़ और शक्कर को क्लीन करने के लिए आजकल केमिकल्स का उपयोग करते हैं, तो इसलिए रिलायबल जगह से आपको मंगानी है, और सर्दियों में गुड़ और शक्कर का सेवन करना सुबह के समय। जब गर्मियां आती हैं तो इसी गुड़ और शक्कर से बनता है खांड। खांड में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो 2 महीने में स्मेल आने लगती है। तो खांड को आयुर्वेद में बहुत अच्छा मीठा नहीं माना गया। इसी खांड को प्रोसेस करके गर्म करके बनाया जाता है बूरा। इस बूरे की लाइफ 3-4 साल होती है। इसमें ये रूखा होता है, ड्राई होता है। इसका सेवन आयुर्वेद में स्वीकार्य किया गया है। ये पूरे साल खा सकते हैं। ये ठंडा होता है, और इसी अच्छा। खांड से बनती है ये लाल मिश्री, संसार में सबसे श्रेष्ठ मीठा। ये मीठा कभी डायबिटीज नहीं करता, पर शर्त यह है कि इसे भी खाने के नियम है। इसमें फाइबर है, रेशा है, पर सुबह के समय खाना है। शाम के, जिन्हें डायबिटीज है वो बिल्कुल भी इसे शाम के समय ना ले, केवल सुबह के समय ले। जिन्हें डायबिटीज नहीं है वो सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर भी और शाम को भी ले सकते हैं। मतलब अभी जो व्हाइट शुगर मिलती है वो भी कभी भी खानी ही नहीं चाहिए ना? कभी भी नहीं, कभी भी। वास्तव में वो, जब अंग्रेजों ने शराब बनाई तो शराब बनने के बाद एक बाई प्रोडक्ट निकला सफेद रंग का मीठा, यानी कूड़ा निकला। अब अंग्रेजों का दिमाग है बिजनेसमैन, उन्होंने सोचा इस कूड़े को कैसे बेचें, तो उन्होंने भारतीयों को चिपका दिया, देखो कितना सुंदर मीठा हमने बनाया तुम्हारे लिए। तो जो चीनी है वो शराब की बाई प्रोडक्ट है, उसे नहीं खाना, वो कूड़ा है। थैंक यू डॉक्टर जी। अन्य कोई प्रश्न? आप सभी लोग प्रश्न कर सकते हैं डायबिटीज से संबंधित, अगर कोई प्रश्न है आपका तो। डॉक्टर साहब, गुड़ की राब जो बनाते हैं, गुड़ के गाढ़े रस को घड़े में भरते हैं और काफी देर तक उसको रखते हैं, सीजन किया जाता है, और मैंने भी प्रयोग किया है उसका, और वो डायबिटीज को कम कर देती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। देखिए, जो भी लाल मीठा है, मैंने, चूंकि आप शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए एक बात मैंने छुपा ली आप लोगों से, क्योंकि शुरू में एकदम से यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। जोशी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो राब होती है या कोई भी लाल मीठा होता है या जो फलों का मीठा होता है, ये डायबिटीज को बढ़ने तो देता ही नहीं बल्कि धीरे धीरे कम कर देता है। इसलिए राब खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, सुबह के समय खाना चाहिए, बस नियम ये है। शाम के समय खाएंगे तो बढ़ा देगा, ये भी डायबिटीज कर देगा। तो हमेशा मीठा खाने का विधान आयुर्वेद में सुबह के समय है, या फिर सूर्यास्त से पहले पहले शाम के समय। देवेंद्र जी, देवेंद्र नेगी जी। सर नमस्कार। डॉक्टर, मैं हाई बीपी का पेशेंट हूँ
लेकिन मैंने ये प्राकृतिक उपचार से बीपी को कंट्रोल करा हुआ है। और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। मुझे शुगर बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसलिए इस डर की वजह से मैंने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं कई सालों से मतलब मीठा बिल्कुल नहीं खाता हूँ। कभी मजबूरी में कहीं चले गया, गर्म चाय मतलब कोई चाय मिल गई मीठी तो पी लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं बिल्कुल मोर और लेस मतलब मीठा से मीठी चीज जैसे आइसक्रीम या कहीं ब्याह शादी पार्टी में देखते हुए डर लगता है मुझे कि कहीं मीठा जो है ना रसगुल्ला या बर्फी या कुछ, बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ मैं, ना ही घर में ना ही बाहर। तो क्या ये स्वास्थ्य के लिए जो है नुकसानदायक है कि भाई मीठा? नेगी जी, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है ना, उन्हीं चीज़ों से डरना भी चाहिए और मुझे भी डर लगता है। पार्टी में जो आइसक्रीम होती हैं, रसगुल्ले होते हैं, जो चाय होती है, ये ज़हर है। चाय के संबंध में बता देता हूँ, अगर आप चाय पीते हैं तो फिर मैं चाहे संजीवनी बूटी भी आपको दे दूँ, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो चाय पीना बंद कर दीजिए। और नेगी जी, मीठा खाइए, परंतु कौन-सा? वो जो ऋषियों ने खाया, वो जो श्री राम खाते थे, वो जो श्री कृष्ण खाते थे, माखन मिश्री। तो नेगी जी, आप 15 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर डर लग रहा है तो थोड़ा-थोड़ा कीजिए। ये लाल मिश्री मंगा लीजिए कहीं से, या फिर गुड़ ले लीजिए। गुड़ का भी सीज़न नहीं है, तो अक्टूबर के बाद से आप गुड़ खाएँगे। कैसे खाएँगे? सुबह 8:30 बजे तक आप नेगी जी भरपेट भोजन करेंगे, और भोजन के अंत में इतना सा गुड़ रोज खाना शुरू करेंगे, और जो परिवर्तन शरीर में होंगे वो 15 दिन आप फील करेंगे। डायबिटीज चेक नहीं करनी, डायबिटीज तो 15 दिन बाद चेक करना, पर जो फीलिंग आएगी, क्या क्या फीलिंग आएगी, आपको डाइजेशन चेक करना है, आपको शरीर में बल चेक करना है, आपके शरीर में स्फूर्ति का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, और फिर 15 दिन बाद आप डायबिटीज़ का लेवल चेक कीजिए। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि वह बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो मीठा खाना बंद नहीं करना है, क्योंकि मीठा रसों का राजा है। अगर 165 साल की आयु में महाभारत का युद्ध करना है भीष्म की तरह, तो मीठा कभी बंद नहीं करना। और 50-60 साल की उम्र में लाठी लेके चलना है, तो मीठा बंद कर दीजिए। तो मीठा बदलना है, बंद नहीं करना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। वो जो वाइट वो सफेद खांड मिलती है वो भी नहीं खानी चाहिए ना? उसमें मोलेसिस ना के बराबर है, 10% होगा, 5% होगा। तो हमें वह मीठा खाना है जिसमें भर भर के मोलेसिस हो। तो यानी आपको लाल खांड खानी है, लाल रंग का बूरा खाना। बूरा बाजार में सफेद मिलता है, जो जहर है। तो लाल बूरा, लाल खांड, लाल शक्कर, लाल गुड़, लाल मिश्री, ये 5 मीठे हैं जो आयुर्वेद में वर्णन है। ये ही खाने हैं, अन्य कोई मीठा नहीं खाना। थैंक यू, थैंक यू। मेरा एक प्रश्न था। पूछिए अनूप जी। प्राणायाम में जो आपने बताया उसमें सांस को रोकना है, जी क्या बिल्कुल। रोकने वाले को शुगर नहीं होगी? जो प्राणायाम करते हैं उनको शुगर नहीं होती? पहला तो ये है। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा जो विरासत में मिली, विरासत में मतलब आपको अपने गर्भाशय से मिली जो ब्लड मिला, उसमें भी शुगर आती है? दो मेरे दिमाग में सुना, दोनों उत्तर मेरे को। जी जी, पहला आपने पूछा कि तो देखिए मैं बता देता हूँ, ऋषियों हमारी जो संस्कृति है ऋषियों की अनुगामी। हमें दक्षिणापंथी बोला जाता है। मीटिंग में कोई सदस्य संस्कृति को जानते हो तो हमें उन्हें पता होगा। हम सनातन धर्मियों को बोला जाता है कि हम दक्षिणापंथी हैं। दक्षिणापंथी उन्हें बोलते हैं जो ऋषियों के अनुगामी होते हैं। जो ऋषियों के विरुद्ध चलते हैं उन्हें बोलते हैं वामपंथी। जो ऋषियों के साथ चलते हैं उन्हें बोलते हैं दक्षिणापंथी। तो ऋषियों ने क्या कहा, मैं नहीं कह रहा हूं अनूप जी, मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए। ऋषि कहते हैं अगर आपके जीवन में बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम है तो आपको डायबिटीज या कैंसर भी नहीं हो सकता। संसार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, और हो भी गई तो वह भी ठीक की जा सकती है, भस्म हो जाएगी, भस्म। दूसरा आपने पूछा, बिल्कुल अगर माता पिता को डायबिटीज है, उनके शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा, उनका ब्लड लेवल हाई है, तो डेफिनेटली बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। पर परमात्मा नहीं चाह रहा था कि इस बच्चे को पैदा होते ही डायबिटीज। वो तो हमने गर्भाधान संस्कार की नॉलेज नहीं है,
इसलिए हमने एक बीमार बच्चे को जन्म दिया। इसी के लिए मैं गर्भाधान संस्कार की क्लास लेता हूँ। और जो भी युवा और युवतियां विवाह करने वाले हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं, मैं उन्हें 1 साल का समय देता हूँ। इस 1 साल में आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना है। कुछ औषधियां भी हैं जिनका सेवन करना है, कुछ क्रियाएं भी हैं जिनका सेवन करना है। इन औषधियों का, इन नियमों का पालन करते हैं तो बच्चे पैदा करने से पहले, गर्भाधान से पहले ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति जब गर्भाधान करेगा तो राम और कृष्ण जैसी संतान होगी, अन्यथा बचपन से ही डायबिटिक बच्चे पैदा होंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या राजमा और सोयाबीन एक ही है? मेरे ख्याल से तो दोनों चीजें अलग अलग होती है। दोनों अलग अलग है। राजमा सेवन कर सकते हैं, थोड़ा हैवी होता है, तो राजमा खाना चाहें तो हमेशा राजमा सुबह के भोजन में ही लेना चाहिए। राजमा जब बनाएं तो उसमें बनाते समय हमेशा मेथी दाना और कलौंजी का प्रयोग करना चाहिए। ये जो महिलाएं हैं, जो पुरानी महिलाएं, मॉडर्न युवतियों को नहीं पता, पुरानी माताएं जानती हैं कि घर में जब भी कोई हैवी चीज बनती थी हमेशा हम उसमें मेथी दाना डाला करते थे, हमेशा उसमें सौंफ डाला करते थे ताकि वो सुपाच्य हो जाए। तो राजमा जब भी खाएं उसके बाद सौंफ जरूर खाएं, मेथी दाना डालकर बनाएं, दाल बनाते समय झाग जरूर निकालें। इस तरह आप नियमों का पालन करेंगे तो आप राजमा आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और सोयाबीन तो पशुओं का भोजन है, भूल से भी नहीं करना। आप अभी प्राणायाम की बात जो कर रहे हैं तो उसमें आपने कुंभक की बात बताई, भाया कुंभक और अभ्यंतर कुंभक। प्राणायाम के लिए जो डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा बाबा रामदेव जी जिस क्रिया पर जोर देते हैं वह कपालभाति, और उनका कहना है कि ये सीधा पैनक्रियास के ऊपर प्रभाव डालती है। और उसके अलावा कुछ आसन भी हैं जिनको कहा जाता है कि इन आसनों से, और हम लोग रोज करवाते हैं तो बोलते भी। उस विषय में आपका क्या कहना? जो आप आसन कह रहे हैं तो सबसे पहले जोशी जी शास्त्रों के अनुसार करेंगे चर्चा, प्रमाण के अनुसार करेंगे चर्चा। और यहाँ पर कुछ योगाचार्य हैं भी उपलब्ध, उनसे भी मैं वेरीफाई करूंगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। आसन की परिभाषा संसार में एक ही पुस्तक में है, वह है योग दर्शन। और आसन की परिभाषा देते हुए ऋषि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। अगर आप स्थिर पूर्वक बैठे हो, जैसे मैं इस समय बैठा हूँ, स्थिर होकर बैठा हूँ, अपने पैरों को फोल्ड करके बैठा हूं और बिना हिले डुले सुख पूर्वक, अगर इस स्थिति में मुझे सुख मिल रहा है और मैं स्थिर होकर बैठा हूं तो इसको कहेंगे आसन। और कोई व्यक्ति इस मीटिंग में अगर सिर नीचे और पैर ऊपर कर ले, या फिर वह भुजंग मुद्रा में आ जाए, या फिर वह मयूर मुद्रा में आ जाए, तो वह आसन नहीं है, वह व्यायाम की मुद्राएं हैं। तो सबसे पहली बात है कि आसन की परिभाषा ही संसार को गलत बताई जाती है। दूसरा, आपने कहा कपालभाति, तो मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव जी ने जिस गुरुकुल से योग के सिद्धांत सीखे हैं वह है कालवा गुरुकुल। और कालवा गुरुकुल में आज तक भी इस पुस्तक के अलावा कभी योग कहीं और पुस्तक से सिखाया ही नहीं गया। कालवा गुरुकुल के आचार्य हैं आचार्य राजेंद्र जी, जो इस समय वहाँ के अध्यक्ष हैं। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा इस धरती पर जब से गुरुकुल है, इस गुरुकुल में कभी कपालभाति नहीं सिखाया गया। अरे कपालभाति तो वामपंथियों की बताई गई क्रियाएं हैं, वामपंथियों ने षड क्रियाएं बताई हैं, वामपंथियों ने हठ योग दिया है। उसमें से कुछ चीजें समाज के लिए अच्छी हैं पर कुछ चीजें समाज के लिए गलत है। तो आप कपालभाति करते हो तो डेफिनेटली आपका वेट जल्दी लॉस होगा। कुछ रिजल्ट अच्छे हैं, पर कपालभाति करने से आपकी आयु बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी सांसें लेने से मेद धातु विकृत होती है, जल्दी जल्दी सांस लेने से आयु बढ़ती है, जल्दी जल्दी सांस लेने से आंखों की ज्योति कमजोर होती है। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा? ऋषियों ने कहा सांसों को गहरा लेना है, लंबा लेना है, रोक देना है। अगर ऐसा करेंगे तो ऋषियों ने यहाँ समस्त रोग, किसी भी ऋषि ने, ऋषि मनु ने भी, ऋषि पतंजलि ने भी ये नहीं कहा कि बाह्य प्राणायाम करने से ये बीमारी ठीक होगी, आभ्यंतर करने से वह होगी। ऋषि कहते हैं ये 2 प्राणायाम अगर आप करते हैं तो समस्त रोग दूर किए जा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा, हम दक्षिणापंथी हैं तो हमें ऋषियों की बात मान लेनी चाहिए। बाबा रामदेव मॉडर्न व्यक्ति हैं, उन्होंने और भी चीजें कहीं और से भी सीखी हैं। जैसे मैं
500 आवर्स का योगा कोर्स किया है, ना चाहते हुए भी मैंने उसमें बहुत सी सनातन धर्म के विरुद्ध चीजें भी सीखी हैं, और वही उत्तर लिखे जो उत्तर लिखने से मैं पास हो जाता। तो हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजें हमें गलत सिखाई गई हैं, परंतु ऋषि पतंजलि कभी गलत नहीं सिखाते। इसलिए फिर भी किसी के मन में डाउट हो तो आपको 1 महीने का टारगेट लेना चाहिए और 1 महीने में कपालभाति बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कपालभाति करने से अगर आपको लगे इतना लाभ मिल रहा है तो ऋषियों की गारंटी शुरू है, ऋषि कहते हैं इतना मिलेगा, तो इतनी गारंटी छोड़िए, इतनी लीजिए ना। 1 महीने के लिए कपालभाति बंद और बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम शुरू। 10-10 बार आप करेंगे, 1 महीने बाद जो भी रिजल्ट होगा आप बताइए मुझे। कई लोग ऐसे हैं जो एक बीमारी को ठीक करने के लिए शुरू किया था और बाद में कहते हैं 2-3 बीमारियां और ठीक हो गई। तो ये है ऋषियों की गारंटी। किसको डीप डॉक्टर ब्रीदिंग साहब, डॉक्टर साहब एक प्रश्न आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि ये जी जो सांस लेना और सांस छोड़ना, रोकना, दोनों प्रक्रियाओं में हमारे जो फेफड़े हैं उनके सेल जो है मजबूत होते हैं और जी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और वो ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे ब्लड सेल को भी ताकत देता है, जिसके कारण हमारे को ये जो डायबिटीज की क्रिया है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है वह भी नहीं हो पाता। क्या ऐसा ठीक है? अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी दे देता हूँ। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, पर ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये पूरी तरह से कंज्यूम होनी चाहिए, और ये पूरी तरह से कंज्यूम कब होगी? जब हम गहरी और लंबी सांस लेंगे। आप जब भी तेजी तेजी से सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाएगी, पर वो पूरी तरह से बर्न नहीं होगी, और जो ऑक्सीजन पूरी तरह से बर्न नहीं होगी वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनाएगी। इस मीटिंग में कोई डॉक्टर है या कोई न्यूट्रनिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, तो वह जानता है ऑक्सीडेंट्स किसे कहा जाता है। आपने आपने देखा होगा हमारी बीमारियों का कारण क्या होता है? ऑक्सीडेंट्स। तो हम कैसा फूड खाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं। आपने कभी बाजार में जाके ये नहीं देखा होगा या मार्केट में ये नहीं सुना होगा किसी से, भाई हमें ऑक्सीडेंट वाले फूड चाहिए, नहीं। हम हमेशा एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। घी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। हमें हमेशा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब आपने तेजी तेजी से सांस ली तो वो ऑक्सीजन गई तो शरीर में, पर पूरी तरह से बर्न नहीं हुई। ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल शरीर में जमा होता गया, जिसे हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, और ये ऑक्सीडेंट्स हमारी बीमारियों का कारण है। इस सिद्धांत पर अमेरिका और यूरोप में एक कार्य शुरू हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। अमेरिका यूरोप में क्लासेस चलाई जा रही हैं, और एक वेबसाइट है, इसका नाम है oxygenadvantage.com। ये इस क्लास को चलाने वाले लोग बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम सिखा रहे हैं, पर उन्होंने बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम का नाम तक नहीं लिया, ऋषियों का नाम तक नहीं लिया। वो कहते हैं ब्रीद होल्डिंग एक्सरसाइज। अगर शरीर के ऑक्सीडेंट्स को शरीर से दूर करना है तो अपनी ब्रीद को होल्ड करना है, यानी कि सांसों को रोक लेना है। इतना बड़ा प्रमाण मैंने दिया है, तो इसलिए थोड़ी अपने लेवल पर रिसर्च कीजिए। सांसों को तेजी तेजी से नहीं, धीरे धीरे गहरा गहरा लेना है, लंबा लंबा लेना है, और सुबह और शाम प्राणायाम करने हैं, यानी कि सांसों को रोक देना है। जब आप रोक देंगे तो आपको बहुत अधिक क्रेडिबल लाभ आपको मिलने वाले हैं। अन्य कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब, ये जो आपने मस्सों के बारे में बताया है, ये मस्से किस कारण से होते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बिगड़ा हुआ मेद। आप कोई भी भोजन कर रहे हैं और वह भोजन शरीर में सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार वह अलग अलग जगह पर जमा होगा। जैसे कुछ लोगों की प्रकृति कफ वाली होती है, तो ये मेद जमा हो जाता है उनके शरीर में, मोटापा करता है शरीर में। कुछ लोगों की प्रकृति वात और पित्त की होती है, तो यही मेद, बिगड़ा हुआ मेद आंखों के यहाँ पर जमा हो जाता है। कुछ के सिर में ट्यूमर बन जाता है। कई लोगों को ट्यूमर देखा, डॉक्टर निकालना पड़ता है ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है? बिगड़ा हुआ मेद। किडनी में जो स्टोन्स बन रहे हैं, ये कोई पत्थर नहीं होता, ये यही मेद है जो जमा होता चला गया। तो ये सारी चीजें महिलाओं में सिस्ट बन जाती हैं, गर्भाशय में सिस्ट बन जाती हैं, ये क्या है? बिगड़ा हुआ मेद। तो ऐसे कोई भी सज्जन मेरे पास आते हैं, मैं एक ही काम करता हूँ, क्या? ऐसी डाइट देनी है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल ना बने। तो कोलेस्ट्रॉल बनने थोड़ा बंद कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बनना, ऐसा भोजन कीजिए, अपने आप ये चीजें दूर हो जाएंगी।
ये डॉक्टर साहब मैं प्राणायाम की जो चर्चा कर रहा था तो उसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि आजकल ज्यादातर ये कुंभक से इसलिए भी लोगों को बचा जाता है क्योंकि उसको सांस रोकने से जो ब्लड प्रेशर वाले हैं और जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको समस्या हो सकती है, या अस्थमा के जो पेशेंट हैं। तो इसलिए चूंकि आपने इंसिस्ट किया है तो वो लोग फिर कैसे ये जिन्हें जिन्हें समस्या हो रही है उनके लिए ऋषि पतंजलि कहते हैं बलपूर्वक बहुत लंबा समय तक नहीं रोकना है। कितना रोकना है? जितना सहजता से रोक पाए, बस इतनी देर रोकना है। हाँ, किसी को पहले से समस्या है अस्थमा की, कफ की, फेफड़े कमजोर है पहले से, तो रोकना तो उन्हें भी है, पर अपने फेफड़ों को बल देने के लिए, कफ को दूर करने के लिए, अस्थमा को दूर करने के लिए ऐसे लोगों को अजवाइन का काढ़ा 2 चम्मच शहद मिला के रोज सेवन करना चाहिए। अस्थमा नेचुरली ठीक हो जाता है। ये पाइप लेने की, स्प्रे करने की जरूरत होती नहीं, परंतु अजवाइन का प्रचार ही नहीं किया गया, शुद्ध शहद बिगाड़ दिया गया समाज में, तो कफ कभी ठीक ही नहीं होता, अस्थमा हमेशा बना रहता है। अस्थमा के बड़े बड़े मरीजों को मैं ठीक ऐसे ही करता हूँ। प्राणायाम तो करना मस्ट है, वो बिल्कुल जरूरी है, परंतु आपको अजवाइन और शहद का सेवन भी करना है, और ये शहद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अन्य कोई प्रश्न? और अब जिनको डायबिटीज है वो लोगों को गेहूं से ज्यादा चावल खाना ही ठीक है ना? देखिए, हमारी संस्कृति की तरफ चलें। हमारी संस्कृति में जो जो चीजें हम पूजा में प्रयोग करते हैं, समझ लीजिए वो अमृत है। हम यज्ञ में, आर्य समाजी यज्ञ में गेहूं कभी नहीं डालते। हाँ, हालांकि उन्हें शायद पता भी ना हो, पर संस्कृति ऐसी है। 16 संस्कारों में एक ही भी जगह गेहूं का विधान है ही नहीं अग्नि में डालने का, पर चावल का अनेकों जगह है। बासमती चावल का अलग जगह पे, अलग संस्कार में। बासमती चावल विवाह संस्कार में डाले जाते हैं, मोटे चावल दूसरे संस्कारों में डाले जाते हैं, सबका अलग अलग विधान है। तो याद रखना, चावल गेहूं से लाखों गुना अच्छा है, पर वो जो पॉलिश किया हुआ चावल है वो कम अच्छा है। अच्छा वह भी है, पर कम अच्छा है। और जो अनपॉलिश्ड है वो तो बेहतरीन है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और समा के चावल को तो अन्न कहा ही नहीं गया। समा के चावल को अन्न नहीं, समा के चावल को तो अमृत कहा गया। सही, अच्छी बात है डॉक्टर, आप अच्छा शंका समाधान कर रहे हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये शुद्ध घी और शुद्ध शहद की बात आप बार बार करते हैं। आई मीन विच इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, ये मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर ये मिलना मुश्किल है तो क्या घी का प्रयोग या शहद का प्रयोग बंद कर दें, या जो भी घी मिलता है उसको 2 चम्मच सुबह जो है गर्म पानी में डाल के पी जाए, और शाम को भी उसी तरह से जो भी शहद है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि शुद्धता की बात तो बनती नहीं है। नहीं, पता नहीं कहाँ से मिलेगा। एक चीज बता देता हूँ, मैंने ये कार्य शुरू किया है, मेरा उद्देश्य था कि मैं लोगों को बिना दवाइयों के ही ठीक करूंगा। तो बिना दवाइयों के केवल लाइफ स्टाइल बदल के हम लोगों को तभी ठीक कर सकते हैं जब उनका भोजन शुद्ध हो। और ये मैंने जब इस दिशा में काम किया तो मुझे वास्तव में पता चला कि बाजार में जो घी है शुद्ध है, जो बाजार में घी और शहद है या और भी चीज है, मीठा है, मिश्री है, खांड है, यहाँ तक कि जो नमक बाजार में आप खा रहे हैं ये भी जहर है। देखिए उदाहरण दे देता हूँ, आप बाजार में अगर ये नमक खा रहे हैं ना, मेरे हाथ में देखिए ये नमक, ये सदगुरु बेचते हैं, 180 रुपए किलो ये नमक है। ये है सेंधा नमक, और सेंधा नमक अगर आप खाते हैं तो हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी हड्डियां कमजोर है, मैं उसका सबसे पहले नमक बदलता हूँ। पर वास्तव में ये नमक तो जहर है। जो नमक हमें पतंजलि पर मिलता है या जो नमक हमें सदगुरु दे रहे हैं, ये नमक जहर है, ये ईरानी नमक है, ये हिमालय का सेंधा नमक है ही नहीं। तो मेरा टारगेट ये भी था कि मैं लोगों को शुद्ध चीजें उपलब्ध करवाऊं। तो आपको खाना है वो ये वाला नमक खाना है जो मेरे हाथ में है, और ये नमक बाजार में मिल रहा है। तो ये जो सफेद रंग का हल्के गुलाबी रंग का नमक होता है जहर है, गाढ़ा गुलाबी रंग का नमक अमृत के समान होता है। इसी तरह बाजार में जो देसी गायों का घी आपको मिलता है वो इस रंग का होता है, ये है देसी गायों का घी, बाजार में मिलता है 1000 रुपए से लेके ये है 3000 रुपए लीटर। देखिए इनका रंग।
तो ये घी आपको बाजार में मिल रहे हैं, ये घी आप अगर खाएंगे तो बीमार, ये 3,000 रुपये लीटर घी है अन्वेषण कंपनी का, और इसका रंग देखिए कैसा है। तो अगर आपने घी गलत चुना तो हमेशा बीमार होंगे। अब मैं जो घी आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए रंग, तो ये है असली घी, और ये तभी उपलब्ध होगा जब आप भरोसेमंद जगह से लेंगे। हमारी अपनी हरिद्वार में एक छोटी सी गौशाला है, हम बहुत सीमित मात्रा में ये शुद्ध घी बनाते हैं। मेरे एक मित्र हैं गुरुकुल से जुड़े हुए, वो हमें नैनीताल से शुद्ध शहद भेजते हैं। तो इन चीज़ों को मैं उपलब्ध कर रहा हूँ। अमृतसर से हमारी संगठन के गुरुकुल के एक सज्जन है जो अमृतसर से हमें शुद्ध नमक भेजते हैं जो पाकिस्तान से आता है। तो जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये मिश्री है जो खुद मैं बनाता हूँ हरिद्वार में इस लाल रंग की खांड से, तो ये 10-12 चीज़ें जब हम बना के लोगों पर उपयोग की तो जो रिजल्ट थे वो सिग्निफिकेंट थे, इतने की उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो रोग लोगों के 10-10 साल में ठीक नहीं हुए, महीने महीने में ठीक हो गए हैं। कुछ मात्रा में अगर आप यहाँ से इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए या तो कभी आप हरिद्वार आइए और हमारी व्यवस्थाओं को भी देखिए, यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो मैं कुरियर से आपके पास दिल्ली में भेज सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी लिखा हुआ है, हमारी कक्षाओं से आप जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर हमारी गर्भाधान संस्कार, अष्टांग योग, इन सब की कक्षाएं होती हैं। 9654992445 ये मेरा नंबर है। मेरा नाम दिव्य प्रकाश है, इसे आप सेव कर सकते हैं। अन्य कोई प्रश्न? ये एक का शायद मेरे ख्याल से हम अंतिम प्रश्न की तरफ चले। रामकृष्ण जी कुछ पूछ रहे थे। रामकृष्ण, छोटा सा क्वेश्चन है, गुड़ और दूध एक साथ ले सकते हैं क्या? पका कर नहीं लेना है, आप उबालना नहीं है गुड़ दूध को, अलग से दूध पिएं और साथ में गुड़ खाएं तो समस्या नहीं होती। जब हम उसे पकाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सर। तो इसी के साथ हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर और बड़ा गहरा ज्ञान है और बड़ा मौलिक भी है। मतलब इतनी सब चीजें जो पढ़ी हुई नहीं है, केवल उसको जीवन में हर चीज को टेस्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देव प्रकाश जी, ये जो पुस्तक आप योग दर्शनम, ये किन की लिखी हुई पुस्तक है, ये आप थोड़ा सा बता दें। मैं कहाँ से दो पुस्तकें रिकमेंड करता हूँ। एक तो है आचार्य उदयवीर शास्त्री जी, रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं योग के संबंध में। एक और है, भारत में इस समय जितने भी योग के आचार्य हैं, चाहे वो स्वामी रामदेव हो या कोई भी हो, इनके जो गुरु कभी ना कभी किसी न किसी रूप में रहे हैं वो है आचार्य सत्यपति परिव्राजक। और ये जन्म से मुस्लिम थे, जब बड़े हुए सनातन धर्म स्वीकार किया, योग की पराकाष्ठा को जिया। इन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया है। इन पुस्तक अगर बाजार में आपको मिल जाती है तो ये अमृत के समान है। तो सत्यपति परिव्राजक जी की पुस्तक मेरे हाथ में, मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का कवर होगा, vedrishi.com पर आपको मिलेगी, इसमें पढ़ लीजिए। सत्यपति परिव्राजक रोझड़ गुरुकुल में रहे हैं। रोझड़ गुरुकुल आपने शायद नाम सुना हो कभी ना कभी, और इस पुस्तक को पढ़कर देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल मना किया है फालतू की क्रियाएं करने के लिए, कपालभाति आदि। सिर्फ 4 प्राणायाम उन्होंने बताए जिसमें से 2 पर फोकस हर एक आचार्य का रहता है, बाह्य और आभ्यंतर। और ये पुस्तक संसार के हर एक वैदिक गुरुकुलों में सिखाई जाती है। तो मैं अब अपना नंबर एक बार रिपीट करते हैं। सर नंबर मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास नंबर है, मैं व्हाट्सएप जी आपका क्या धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज की क्लास से जुड़े। और मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर लूँ क्योंकि इस समय तो ज़्यादा है नहीं। जब मई में हमारी क्लास हुई थी दिव्य प्रकाश जी की, तो इन्होंने बताया था खाने पीने का टाइमिंग, तो मैंने उस टाइम पर अपना, क्योंकि मैं भी काफ़ी इस चीज़ से विचलित था कि 3 टाइम खाना खाते हैं, भूख एक भी टाइम नहीं लगती है, बिना भूख का खाना खाता था 3 टाइम। लेकिन टाइम मेरा 8:30 बजे ऑफिस जाता था, 1 बजे लंच करता था और घर आकर के फिर 8 साढ़े 8 बजे खाना खाता था। तो जब से इन्होंने कहा तो मैंने भी अपने को 2 टाइम पे शिफ्ट किया और 1.5 या 2 महीना हो रहा है, क्या कहते हैं, जब से मैंने 2 टाइम पर शिफ्ट किया मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी लगी
और अच्छी भूख भी लगी रहती है। सुबह भी मैं भूख से तड़प रहा हूँ एक तरह से, आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कल शाम को 5:30 बजे खाना खा लिया था। क्योंकि मैं घर पहुंचता हूँ 6 बजे वर्किंग डे पे, तो जैसे ही घर पहुंचता हूँ हाथ मुंह धोता हूँ, चाय या बिस्किट या कुछ भी नहीं, सीधा मैं खाना बना होता है खाना खाता हूँ। और मेरे साथ में मेरे बच्चे भी, वाइफ भी, सभी लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो काफी कुछ सुधार हो रहा है। तो सर मैंने भी 2 महीने से यही फॉलो किया है। 2 टाइम, सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाते हैं। एक तो सुबह 9:30 9:30 बज जाते हैं और शाम को 5:30 बजे। लेकिन सर अभी मैंने कुछ दिन पहले भी जस्ट महीने पहले मैंने अपना वो टेस्ट कराया, तो मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, 250 पे आ गया, 250 पे। भोजन क्या क्या आप ले रही हैं, इस पर भी हमें सोचना है। तो वीना जी, आपके पास मेरा नंबर है, इस मीटिंग के थोड़ी देर बाद आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। मैं सुबह से लेकर रात तक जो आपकी डाइट है इसको समझूंगा और एक अच्छा डाइट प्लान आपको बना कर दूंगा, उसे आप फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। इसी के साथ क्लास के समापन की ओर ले जाते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम के उच्चारण के बाद शांति पाठ करेंगे और क्लास का समापन करते हैं। भरिए गहरा लंबा सांस। ओम। आवाज बंद है दीप्ति आपकी। दीप्ति आप म्यूट है। दीप्ति आप म्यूट है। शांति। आप दोबारा करवा दें। आप म्यूट रहे, आप म्यूट रहे पूरे समय। ओके। एक्चुअली मैं कुछ माइक खुले थे तो मुझे समझ नहीं आया। दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, उससे निकले हुए ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह की क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नंबर